अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 236वां वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी एंड बी इन्वेस्टेड 40% लेस देन सी, हु इन्वेस्टेड 8,000। देखो यहाँ पे ए का जो बेस है वो बी है, मतलब ए को बी से कंपेयर किया गया है, बी जो है वो सी से कंपेयर किया गया है। इसका मतलब मैं सी को पहले लेट कर लेता हूँ 100। सपोज यहाँ पे ए रेशो बी रेशो यहाँ पे सी दे रखा है, सी के बाद तो कोई अगला है नहीं डी। तो यहाँ पे ए का कंपेरिजन बी से किया है, बी का कंपेरिजन सी से किया है, तो मैं यहाँ पे सी को सपोज यहाँ पे 100 मान लेता हूँ। फिर यहाँ पे क्या बोला है, जो बी है वो इन्वेस्ट करता है सी से 40% कम। सी से जो बी है वो 40% कम करता है और ए जो है वो 30% ज़्यादा करता है बी से, ठीक है। हु इन्वेस्टेड 8,000 रुपये, जो सी है वो इन्वेस्ट कर रहा है 8,000 रुपये। यहाँ पे जो हु है ना, एक्चुअली वो सी के लिए है, जो सी है उसकी वैल्यू दे रखी 8,000 रुपये। द एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ऑल ऑफ देम। एवरेज मुझे फाइंड करना है जो तीनों लोग हैं उनका सम का। देखो यहाँ पे सबसे पहले एवरेज का कंसेप्ट समझो। एवरेज मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे यहाँ पे अपने पास यहाँ पे जैसे 5, 10 और यहाँ पे जैसे 20 है ना। और यहाँ पे कितने हैं, एक और ले लेता हूँ, 5 और ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज ये अपने पास 4 नंबर है, आपको एवरेज फाइंड करना है। एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इन चारों का सम कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, मतलब टोटल का सम कर दो और जितने नंबर है उन उससे उसको डिवाइड कर दो, वही होता है एवरेज। तो जैसे यहाँ पे 3 है, इसका मतलब मुझे एवरेज फाइंड करने के लिए टोटल के सम को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे एवरेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो रेशो निकालते हैं। ए जो है वो 30% ज़्यादा लेकर आता है बी से, जो बी है वो 40% कम लेकर आता है सी से। सी का मैंने लेट ले लिया अगर 100, तो बी जो है वो सी से 40% कम लाता है। 100 का 40% 40 होता है, इसका मतलब बी उससे 40 कम लेकर आएगा, तो कितना लेकर आएगा, 60 लाएगा। और जो ई है ए है वो 30% ज़्यादा लेकर आता है बी से। भाई 60 का अगर मुझे 30% निकालना है, 60 18% से 2 जीरो कट जाएंगे, 60 18, 60 से 18 ज़्यादा मतलब 78, तो ए कितना लेकर आएगा, 78 लेकर आएगा। और एवरेज निकालूंगा अगर मैं इसका, तो कितना आएगा अपना, देखो कितना आएगा, 160। 160 में अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 238। तो 238 और एवरेज निकालने के लिए मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा तीनों का एवरेज। अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखी है 8,000, इसका मतलब इस 100 की वैल्यू दे रखी है 8,000। कितना गुना है ये, 80 गुना है। इसका मतलब जो मेरा एवरेज आएगा ना उसका भी 80 गुना मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या मैं यूनिट डिजिट मैच कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी 8 है, 3 से तो जाएगा नहीं, दोनों ऊपर इवन नंबर है, नीचे 3 से जाएगा ही नहीं। इसका मतलब मेरा जो यहाँ पे आंसर दे रखा है वो अप्रोक्स में दे रखा है, तो मैं यहाँ पे अप्रोक्स में लेने की कोशिश करूँगा। अगर मैं यहाँ पे अप्रोक्स में लेने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। देखो 8 3 11, 11 2 13 हो गया। 13 तो मेरा कटता नहीं है, लेकिन 12 कटता है। 12 कटता है, बिल्कुल कटता है। अगर मैं यहाँ पे इसको 7 बना लूँ, अगर मैं अप्रोक्स सोच रहा हूँ, मैं अप्रोक्स सोच रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे 7 बना लूँ, 3 7 जो 21, 3 9 जो 27, इसका मतलब ये 79 से तो ज़्यादा ही है यहाँ पे नंबर, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक यूनिट कम किया है। तो जो भी मेरा आंसर आएगा उससे ज़्यादा आएगा, उससे कम नहीं आएगा। और अगर मैं यहाँ पे 79 की 80 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो भी मेरा आंसर आएगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे मैंने उससे कम लिए मल्टीप्लाई में। अब इसको मैं 79 नहीं समझ के 80 - 1 समझता हूँ। तो मैं 80 का स्क्वायर करूंगा 6400, 6400 में से मैं 80 घटा दूंगा, जो कि आएगा कितना, 6320। 6320 से मेरा ज़्यादा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 63 के आसपास है, और 6320 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है 6320 से। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो 64 तक तो पहुंचेगा नहीं, 6200 ज़्यादा ही कम हो गया, 61 और ज़्यादा कम हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही हो गया। यही एक बेस्ट अप्रोच है जिससे आप सवाल को कम से कम समय में लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए 3 4 मिनट लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसको खुद करोगे ना, ये कंसेप्ट सीखने के बाद, सवाल सीखने के बाद इसी तरीके से सवाल आते हैं, है ना। एक आपको कंसेप्ट सिखा दिया जाता है, उस पर 10 सवाल 10 तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बस आपको सोचना एक ही तरीके से है, सोचना आपको बेस्ट अप्रोच तरीके से है। जो यहाँ पे कैलकुलेशन है उसमें आपको कम से कम समय लगाना है और इसी तरीके से हमेशा सोचने की कोशिश करना है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। A fruit seller sold 45% of the oranges he had along with one or more orange to a customer। मतलब एक फ्रूट सेलर है जो कि अपने टोटल जितने उसके पास ऑरेंज थे उसका 45% बेच देता है, साथ में एक ऑरेंज और बेच देता है। वो जो भी उसके पास कस्टमर थे एक ऑरेंज उसे और दे देता है, इसका मतलब 45% दे देता है, फिर साथ में एक ऑरेंज एज इट इज़ एज अ गिफ्ट ले लो बेटा जाओ, ऐसे दे देता है, ठीक है, एक गिफ्ट दे देता है।
ही देन सोल्ड 20% ऑफ द रिमेनिंग, जब उसने 45% जब उसने बेच दिया, उसके पास बचा कितना, 55%। 55% का इस बार 20% बेचता है, इस बार 20% बेचता है, और 20% साथ साथ दो जो ऑरेंज है वो और अपने कस्टमर को दे देता है दूसरे वाले। फिर उसके बाद वो 90% जो भी उसके पास बचता है, उसका 90% बेचने के बाद वो तीसरे वाले कस्टमर को जब उसने 90% बेच दिया, तो यहाँ पे बोला है 5 ऑरेंज उसके पास और बच जाते हैं। ही वॉज स्टिल लेफ्ट विद 5 ऑरेंजेस, देन हाउ मैनी ऑरेंजेस डिड द फ्रूट सेलर हैव इनिशियली। एक बार और समझो सवाल को, यहाँ पे क्या बोला है, एक फ्रूट सेलर है जो कि अपने टोटल उसके पास जितने भी ऑरेंजेस हैं उसका 45% वो बेच देता है, साथ में एक ऑरेंज वो एक्स्ट्रा देता है, ठीक है, एक एक ऑरेंज में एक्स्ट्रा उसमें से माइनस कर दूंगा। फिर जो भी इस बार उसके पास रिमेनिंग बचा उसका वो 20% बेचता है, और दो ऑरेंज इस बार वो एज इट इज़ ऐसे ही दे देता है। फिर जो भी उसके पास अब जो भी रिमेनिंग बचा 45% और एक ऑरेंज ऐसे निकालने के बाद, फिर 20% और दो ऑरेंजेस ऐसे निकालने के बाद, जो भी उसके पास रिमेनिंग बचा उसका जब वो 90% बेचता है ना, उसके पास 5 ऑरेंज और बच जाते हैं। अब मुझे यही फाइंड करना है कि उसके पास टोटल ऑरेंजेस पहले कितने थे। तो देखो, जब भी इस तरीके के सवाल आए ना, सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ऑप्शन से सॉल्व करने का होता है। और ऑप्शन से सॉल्व करने का भी ऐसे देखो, कैसे ऑप्शन से भी सॉल्व करना है कम से कम समय में। जैसे मैं मान के चलता हूँ, सपोज मेरे पास 100 ऑरेंजेस है, 100% ऑरेंजेस है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑरेंजेस हैं वो जितने भी हैं, यहाँ पे देखो जितने भी है उसका 45% वो बेच देता है। भाई अगर 100% ऑरेंज है, उसका 45% होता है कितना है, 45। 45 तो एज इट इज बेच देगा, लेकिन उसमें एक ऑरेंज वो एज इट इज अपने कस्टमर को गिफ्ट दे देगा पहले वाले, तो कितना हो गया 46। इसका मतलब अब उसके पास कितना बचा 54। फिर आगे बोला रिमेनिंग का 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर मैं 54 का 1/5 निकालूं जो कि 10.8 आएगा, है ना, 10.8 ही आएगा, तो 10.8 आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट में आ गया आंसर मेरा। कभी भी ऑरेंज क्या पॉइंट में आ सकता है क्या? जो अपना यहाँ पे सेलर है वो ऑरेंज को काट के देगा? नहीं देगा ना, उसका 0.5% नहीं करेगा एक ऑरेंज का। वो पॉइंट में मेरा आएगा ही नहीं आंसर। 0 पॉइंट मतलब डेसिमल, मेरा जो जो आंसर होगा जहाँ पर भी आपको डेसिमल में आए तुरंत उस ऑप्शन को अवॉइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज की बात की गई है। अगर पॉपुलेशन वाले सवाल हो, ऑरेंज वाले सवाल हो, तो यहाँ पे आपका डेसिमल वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई होता। तो इसमें डेसिमल का खेल हो रहा है। ऐसी 111 में भी आपका डेसिमल आएगा, ऐसी 121 में भी आपका डेसिमल आएगा। बचा 120, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो 120 को भी मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। सपोज मैं मान के चलता हूँ अपने सेलर भाई के पास 120 ऑरेंज थे, जिसका 45% की फ्रैक्शन वैल्यू, देखो यहाँ पे 100 था, उसका 45% निकालना मेरे लिए आसान था, लेकिन यहाँ पे इसका 45% निकालना मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो मैं 45% की फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूँ, ये 5 का मल्टीपल है, 5 का 9 गुना है, तो 9/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो 9/20 इसकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू। तो जब मैं इसके इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 45% पता चल जाएगा। 20 से जा रहा है 6 बार में, और 9 6 54। इसका मतलब 120 में से 54 ऑरेंजेस क्या किए उसने, बेच दिए, और साथ में उसने एक एक्स्ट्रा ऑरेंज एज अ गिफ्ट दे दिया। इसका मतलब टोटल उसने 55 ऑरेंजेस पहले बार में बेचे, है ना। टोटल 55 उस ऑरेंज मुझे पहले बार में माइनस करना पड़ेगा। टोटल उसके पास 120 थे, अगर मैं उसमें से 55 माइनस करूँगा तो कितना आएगा अपना, बताओ। यहाँ पे 65 आएगा, क्योंकि 6 5 11, यहाँ पे 65 आएगा ना। तो 65 आया। अब क्या बोला, ही देन सोल्ड 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस एंड 2 more ऑरेंजेस टू अ सेकंड कस्टमर। अब क्या है, जो भी उसके पास रिमेनिंग बचा, भाई अगर 120 उसके पास टोटल ऑरेंजेस थे, उसने 55 पहले बेच दिया, तो अब उसके पास 65 बचा। अब 65 उसके पास रिमेनिंग बचा, इसका 20% वो सेकंड वाले कस्टमर को बेचता है, साथ में दो ऑरेंज एक्स्ट्रा देता है। 20% मतलब 1/5, 1/5 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 13। इसका मतलब 13 ऑरेंजेस वो बेचता है और दो ऑरेंजेस वो एज इज देता है, तो कितने देगा, टोटल 15 देगा। तो अब इसका रिमेनिंग कितना आएगा भाई, 65 इसके पास बचे थे, 65 में से 15 वो सेकंड वाले कस्टमर के पास खर्च हो जाते हैं, तो कितना बचेगा, 50। अब 50 मेरे पास टोटल बचे हैं। तीसरे केस में क्या बोला है, उसने अगर 90% टोटल ऑरेंजेस अपने रिमेनिंग का बेच दिया, तो उसके पास इज स्टिल लेफ्ट विद 5 ऑरेंजेस। अगर मैं इसका 90% निकालूँ 9/10, जो कि कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 5 9 जो 45। इसका मतलब 50 में से 45 घटाऊंगा तो 5 ऑरेंजेस मेरे पास बच जा रहे हैं। सवाल में यही बच रहा था उसके पास भी, यहाँ पर भी 5 ऑरेंजेस बच रहा था, यहाँ पर भी 50 का 90% बेचने के बाद मेरे पास 5 ही बच रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी 120 वाला मेरा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको वेरीफाई करके आपको दिखा दिया, यही वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है।
लेकिन आंसर तो मुझे तो इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही मिल गया। 100 तो अपना होगा ही नहीं, पॉइंट में आ रहा था आंसर। 111 भी नहीं होगा, 121 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ, मैं चलो मानता हूँ, ठीक है। तुम पहली बार अगर आपके सामने सवाल आए तो आप इस तरीके से इतना रिस्क नहीं ले सकते कि 100, चलो आपने 100 करके देखा, लेकिन क्या पता 111 पूरा कट जाता। तो इसीलिए आपको ये जो चीज़ें है यहाँ पे ये करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, जल्दी जल्दी ये करके देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और थोड़ा बहुत आधी कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में परफॉर्म करनी है, आधी अपने पेज पे करनी है। पेज भी लिमिटेड होता है, समय भी लिमिटेड होता है, तो उतना तो आपको करके देखना पड़ेगा, और उसी के लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका ऑप्शन नंबर डी कैसे आया है। ऑप्शन से करना है ऐसे सवालों को। अगला सवाल है हमारा, ओम डिसाइडेड टू ऑर्डर 12% मोर माइलेट फ्लोर फॉर हिज बेकरी देन लास्ट ईयर। इफ ही ऑर्डर 240 kg लास्ट ईयर, देन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ माइलेट फ्लोर शुड ही ऑर्डर दिस ईयर। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ओम जो है ना वो जितना पिछले साल उसने बेकरी के लिए माइलेट ऑर्डर किया था, है ना, सपोज आटा, बाजरे का आटा, उससे वो इस बार 12% ज़्यादा ऑर्डर करने वाला है। और पिछली बार उसने कितना किया था, 240। इसका मतलब पिछले साल उसने 240 kg अगर किया है, तो इस बार वो ज़्यादा करेगा, और ज़्यादा कितना करेगा, 12% ज़्यादा। अगर मैं इसका 12% निकालूं, चूँकि कितना होगा, देखो परसेंट से एक जीरो तो कट जाएगा, नीचे अभी भी 10 बचा है। अगर मैं इसकी 12 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 टू जो 24, 240, 12 फोर जो 48, इसका मतलब 288। 228 को अगर 288 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो 28.8 आ जाएगा। इसका मतलब इस बार वो 28.8 kg ज़्यादा ऑर्डर करेगा। पहले कितना करता था, 240, अब वो इसमें इतना इससे ज़्यादा करेगा, तो कितना आ जाएगा अपना, 268.8 kg। इसका मतलब इस साल वो कितना ऑर्डर करेगा, 268.8 kg। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अगले सवाल पे चलते हैं। The total number of students in class A and B is 92. The total number of students in A is 30% more than B. The average weight in kg of students in B is 50% more than that of students in A. If average weight of all the students in A and B is 56 kg, then what is the average weight of students in B? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो उस सवाल में पूछा गया, और ऐसे नहीं कि मेंस में पूछा गया, प्री में पूछा गया है, सीजीएल के प्री में पूछा गया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे बोला क्या है। सपोज यहाँ पे दो क्लास है, क्लास ए और बी। टोटल मुझे दे रखा है, टोटल ए और बी के मिला के टोटल जो दोनों क्लास में टोटल 92 बच्चे हैं। लेकिन एक रेशो दे के इसने मेरा काम और आसान बना दिया कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ए में वो बी से 30% ज़्यादा है। 30% के फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। इसका मतलब अगर बी में 10 होंगे ना, तो ए में कितने होंगे अपने, 13 हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब ए में 13 है और बी में कितने हैं, 10। टोटल कितने हुए, 23। लेकिन सवाल में तो दे रखा है टोटल 92 थे। इसका मतलब ये 23 की ही वैल्यू दे रखी है, 92 कितना गुना है, ये 4। 4 गुना है। इसका मतलब ए में जितने यहाँ पे रेशो आया था उसका मैं 4 गुना कर दूंगा, तो मेरे पास पता चल जाएगा ए में कितने बालक थे। 13 4 जो 52। इसका मतलब ए में कितने थे, 52 बालक थे। और यहाँ पे 10 का भी मैं 4 गुना कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा बी में कितने थे। तो बी में कितने थे, 10 4 जो 40, इसका मतलब 40 स्टूडेंट। और देखो जब दोनों का आप सम करोगे तो 92 ही आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स बी इज 50% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स ए। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ बोला गया है जो एवरेज वेट है स्टूडेंट्स बी का, अगर मैं यहाँ पे बी जो क्लास है उसमें अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ, उनका जो एवरेज वेट है वो इससे 50% ज़्यादा है ए वाले स्टूडेंट से। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 है। इसका मतलब अगर ए वाले क्लास में एवरेज वेट 2 kg है, मान के चलते हैं हर बच्चे का लगभग 2 kg है। रेशो दे रखा है ना, रेशो समझो बस, 2 kg नहीं, रेशो। अगर 2 है तो बी में हर बच्चे का लगभग एवरेज वेट कितना होगा, 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला, इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ए, है ना, एंड बी इज 56 kg। एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स होगा कितना। देखो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर तो हम सम करते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन का, और नीचे क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर हम सम करते हैं, फिर नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर मुझे पहले निकालना पड़ेगा एवरेज, और एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट। भाई अगर क्लास में 52 स्टूडेंट है, लगभग हर बच्चे का 2 यूनिट यहाँ पे वेट है, तो उस क्लास में टोटल बच्चे का कितना वेट हो जाएगा, 104 यूनिट। ऐसे ही अगर बी क्लास में 40 बच्चे हैं और लगभग हर बच्चे का 3 kg वेट है, मैं मान के चलता हूँ 3,
3 kg, तो 3 अगर यूनिट है तो हर बच्चे का लगभग 120 हो जाएगा। अगर मुझे इसी दोनों का एवरेज निकालना है, एवरेज जब मैं इसका निकालूंगा तो टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज आ जाएगा, जो कि आएगा कितना, 224। और जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा, ये तो आ गया सम, टोटल वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट सम आ गया, लेकिन एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दूंगा, तो 92 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है, एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, जो कि 56 दे रखी है। और मुझे इससे फाइंड कर रखा है, बोल रखा है फाइंड करने के लिए व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। मतलब जो बी में है ना, उनमें से जो बी क्लास में बच्चे हैं उनका एवरेज वेट क्या है। एवरेज वेट तो यहाँ पे 3 था। देखो यहाँ पे 120 की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, कहीं आपको लग रहा होगा व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, मतलब स्टूडेंट्स बी में कितने 120, तो मुझे 120 की वैल्यू फाइंड नहीं, ये जो 120 है ना टोटल वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन बी है। मुझे एवरेज वेट फाइंड करना है बी वाले क्लास के स्टूडेंट्स में, है ना, बी वाले क्लास में स्टूडेंट्स की। बी वाले क्लास में स्टूडेंट्स की एवरेज वेट कितनी है, 3 है, इसलिए मुझे 120 की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, मुझे 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। और मुझे सवाल में ये वैल्यू दे रखी है। देखो अगर मैं 92 को उधर लेके जाऊँ तो यहाँ से कुल मिला के मैं समझ सकता हूँ 224 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इतना, तो मुझे 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं यहाँ से कैसे फाइंड करूँ, देखो 56 से ये जा रहा है बिल्कुल 4 बार में, 5 4 जो 20, 6 4 जो 24, 4 से ये जा रहा है 92 23 बार में। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, अब यहाँ तो 1 बचा, 1 की वैल्यू दे रखी है 23, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 का भी मैं 23 गुना कर दूंगा, 23 3 69, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रीलिम्स में पूछा गया था ये, एसएससी के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। सीट्स इन कॉलेज ए फॉर बीएससी कोर्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आर इन द प्रोपोर्शन 7:5:8। मतलब फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए जो सीट्स हैं बीएससी कोर्स में वो 7:5:8 मतलब इसके रेशो में दे रखा है हमें। यहाँ पे प्रपोजल आया, इस बार सरकार ने चाहा कि हमें सीट बढ़ानी चाहिए, है ना, तो सरकार ने क्या किया, जो फिजिक्स वाली सीट थी उसको 50% बढ़ा दिया, केमिस्ट्री वाली फी जो यहाँ पे सीट थी उसको 40% बढ़ा दिया, और जो यहाँ पे बायोलॉजी वाले सीट्स थी उनको 25% से बढ़ा दिया। यहाँ पे बोला ना द प्रपोजल टू इंक्रीज दिस सीट्स, ठीक है, सीट्स हो गए यहाँ पे सीट्स। फिर यहाँ पे क्या बोला, व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज्ड सीट। इस बार मुझे इंक्रीज्ड सीट का प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब पहले अगर इस रेशो में सीट थी, अब इसका मुझे 50% बढ़ा दिया, इसका 40% बढ़ा दिया, इसका 25% बढ़ा दिया, तो अब जो भी नई सीट का प्रोपोर्शन आएगा ना, एक्चुअली में मुझे वो बताना है। देखो पहले मेरे पास फिजिक्स के 7 सीट थे, केमिस्ट्री के 5 सीट थे, बायोलॉजी के 8 सीट थे। जब मैंने फिजिक्स का 50% से सीट बढ़ा दिया, मुझे इंक्रीज्ड सीट का प्रोपोर्शन निकालना है। जब मैंने 50% बढ़ा दिया, इसका मतलब अब जो सीट का प्रोपोर्शन आएगा, अब जो फिजिक्स की सीट हो जाएगी वो पहले से 150 गुना हो जाएगी। भाई पहले अगर मैं मान के चलूँ 100 था, पहले 100% था, हर चीज़ अपने आप में 100% होता है, इसका मतलब 7 जो पहले था वो 100% था, अब उसमें 50% बढ़ा दिया, इसका मतलब पहले सीट का वो 150% हो जाएगा। ऐसी जो सी है मैंने 40% बढ़ा दिया तो वो 140% हो जाएगा अपने पहले वाले का। ऐसी जो बी है अगर मैंने उसको 25% से बढ़ा दिया तो वो 125% हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना नया रेशो, नया प्रोपोर्शन अपने नई इंक्रीज्ड सीट का। अब यहाँ से देखो क्या कट रहा है, किसी चीज़ से कट रहा है देखो किससे कट रहा है, कॉमन। अगर मैं यहाँ पे देखो 5 से काटूँ, 5 से जा रहा है 30 बार में, 5 से जा रहा है 28 पंजे 140, 28 बार में, 5 से जा रहा है 25 बार में, फिर से कट रहा है, ये बिल्कुल कट रहा है। मैं यहाँ पे 10 से काट सकता हूँ बिल्कुल, देखो 7×3 = 210 होता है, 28 पंजे 140 होता है, 25×8 200। तो मैं अगर 10 से काट सकता हूँ दोनों बार में, तीनों को 10 से काट सकता हूँ, दोनों बार में नहीं तीनों को, तो 21:14:20 अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इसका मतलब जो इंक्रीज्ड सीट का रेशो आया है, जो इस बार प्रोपोर्शन आया है, वो कितना आया है, 21:14:20। ठीक है, तो इसी के साथ आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं।